नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बिहार का भूगोल देखते हैं कंप्लीट एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। बिहार जो है एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। यानी बिहार को हम लोग भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। वो कौन से तीन भाग हैं? तो पहला है इसको पर्वतीय या तराई का क्षेत्र, दूसरा है मैदान और तीसरा है पठार। पर्वतीय क्षेत्र में पहला आता है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून और तीसरा है दून घाटी। मैदान की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, और पठार की बात करते हैं तो धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान इसके भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैप के सहयोग से। एक मिनट, देखिए मैप से हम लोग देखते हैं कि जो सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी और रामनगर दूत है, ये आपके कहाँ है? ये आपके उत्तर मतलब पश्चिमोत्तर बिहार में आपका पड़ता है। ये जो है आपका ये गंगा नदी है और इसके उत्तर में कौन कौन से हैं? ये आपका कोसी नदी है, कोसी गंडक दोआब है, कोसी महानंदा दोआब है और महानंदा है। ये गंडक रिवर भी ये आपका उत्तर से आती है और गंगा में मिलती है। घाघरा गंडक दोआब है और घाघरा नदी भी गंगा में आके उत्तर से मतलब आपका लेफ्ट साइड से आके मिलती है। राइट साइड से आपका सोन नदी गंगा में जाके मिलती है, जिसमें आपका गंगा सोन दोआब है। मगध का मैदान है गंगा के दाहिने तट पे या दक्षिणी तट पे, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, और अंग का मैदान है ये आपका गंगा के बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में है या फिर गंगा के दाहिने तरफ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका सोमेश्वर श्रेणी, रामदून श्रेणी और दून घाटी। रामेश्वर श्रेणी पहला है, ये त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तीसरा है दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं मैदान। मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआबों से तात्पर्य 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान होता है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं कौन कौन से दोआब हैं। पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब और तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। देखते हैं दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 उपवर्ग हैं? पहला है गंगा सोन दोआब, दूसरा है मगध का मैदान और तीसरा है अंग का मैदान। अब हम लोग देखते हैं पठार। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। एक धारवाड़ चट्टानें और दूसरा विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें जो है ये आपका जमुई, मुंगेर, नवादा, गया आदि में पाई जाती है और विंध्य चट्टानें जो है ये आपका कैमूर एवं रोहतास में पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर या गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र और विशेषताएं। तो पहला है धारवाड़। ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसका क्षेत्र है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। इसकी विशेषता है बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य ये प्री कैम्ब्रियन काल से है। कैमूर और रोहतास क्षेत्र दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग इसमें चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी में प्लीस्टोसीन ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र। क्वार्टरनरी ये प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन से संबंधित है। ये गंगा का मैदान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की जलवायु। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या है? तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक जो हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो पहला है अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी, मानसून का प्रभाव इत्यादि। और है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और उच्चावच। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो देखते हैं हम लोग जलवायु, क्षेत्र और संकेतक। तो कोपेन ने बिहार को
दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW। त्रिवार्था ने उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, त्रिवार्था ने CAW और AW। नॉर्थ वेस्ट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार, इसको CB:W और CA:W संबोधित किया है, मतलब संकेत दिया गया है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया, जबकि 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून से मध्य अक्टूबर, मतलब जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज 205 सेंटीमीटर जिले में तथा सबसे कम वर्षा औरंगाबाद 101 सेंटीमीटर जिले में होती है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। देखते हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखते हैं हम लोग मैप से। देखिए, यह है आपका जोन 1, जोन 2, जोन 3B और जोन 3A। जोन 1 में आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज जिला आता है जोन 1 में। जोन 2 में आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया आता है जोन 2 में। जोन 3A में आपका भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा आता है। और जोन 3B में आपका कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया और नवादा आता है। यही इसी को दिए गए टेबुलेट फॉर्म में दिया गया है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं
कि जोन 1 में आपका कुल 13 जिले आते हैं। देखते हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय। ये कुल 13 जिले जो आते हैं वो जोन 1 में आते हैं। जोन 2 में 8 जिले आते हैं। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया एवं मधेपुरा। जोन 3A में 6 जिले आते हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा एवं लखीसराय। और जोन 3B में 11 जिले आते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं नवादा। विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोन 1 जो कि है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसकी विशेषता क्या है? तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसलें जो है जोन 1 की यहाँ पर गन्ना है, धान, गेहूँ, अरहर व मक्का आदि है। जोन 2 जो है यह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 110 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसल के रूप में जोन 2 में जूट, धान, चाय और मक्का का फसल उत्पादन किया जाता है। जोन 3 जो कि दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है और इस क्षेत्र की मुख्य फसल जो है वो गेहूँ है, धान, अरहर, चना आदि है। अब हम वो देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। पहले देखते हैं हम लोग बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय नदियाँ और दूसरा पठारी नदियाँ। हिमालय नदियाँ ये सदा निरा यानी वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं और पठारी नदियाँ जो हैं ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पठारी नदियाँ जो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है और ये नदियाँ जो पठारी नदियाँ हैं वो अनुवर्ती होती है। हिमालय नदियाँ ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं और पठारी नदियाँ प्रौढ़ा अवस्था में हैं। हिमालय नदियाँ मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। हिमालय नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। पठारी नदियाँ बाढ़ की कम संभावना होती है। गंडक, कोसी, गंगा, महानंदा, बागमती आदि हिमालय नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ में सोनपुर मतलब सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और अजय है। ये देखते हैं मैप की सहायता से हम लोग बिहार की नदियाँ। देखिए सबसे पहले ये तो गंगा नदी है जो बिहार को लगभग 20 से बराबर भागों में विभाजित करती है। सबसे पहले इसमें घाघरा नदी आके मिलती हैं, उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और मेची नदी मिलती है। दक्षिण की ओर से इसमें कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, निरंजना है, मोहना है, क्यूल है। देखते हैं हम लोग नदियाँ उद्गम और मुहाना और बिहार में लंबाई। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री उत्तराखंड से है और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी है
और बिहार में लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी का उद्गम है वो तिब्बत है और मुहाना जो है गंगा नदी है सारण में, और बिहार में इसकी लंबाई जो है वो 83 किलोमीटर है। तीसरी नदी है गंडक, इसका उद्गम है नेपाल में और मुहाना जो है वो गंगा नदी है सोनपुर में। इसकी जो लंबाई है बिहार में वो 260 किलोमीटर है। चौथी नदी है बूढ़ी गंडक, इसका जो उद्गम है वो सोमेश्वर पहाड़ी है और गंगा नदी इसका मुहाना है खगड़िया में, और ये 320 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है बागमती, जो कि महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी इसका मुहाना है और बिहार में 394 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट है कमला, ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और इसका भी मुहाना है वो कोसी है। कोसी नदी गोसाई थान नेपाल से निकलती है और इसका जो मुहाना है गंगा या कुर्सेला कटिहार में है, और ये जो 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। नेक्स्ट है महानंदा, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, इसका मुहाना जो है वो गंगा मालदा है। नेक्स्ट है कर्मनासा, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है, ये गंगा में चौसा के पास ये मिलती है यानी कि मुहाना है। नेक्स्ट है सोन नदी, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा में दानापुर के पास इसका मुहाना है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी, ये झारखंड पलामू से निकलती है, गंगा फतुहा के पास ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है फल्गु, ये निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में इसका मुहाना है। नेक्स्ट है अजय, ये जमुई से निकलती है और इसका जो मुहाना है गंगा पश्चिम बंगाल है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है और ये इसका मुहाना है गंगा लखीसराय के पास है। सकरी नदी छोटनागपुर पठार से निकलती है, क्यूल नदी के साथ गंगा में ये मिल जाती है। हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर के सीमा बनाती हुई बिहार से पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है घाघरा नदी। यह मान सरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम इसका है सरयू मैदानी भाग में, गोगरा कर्नाली नेपाल में आदि। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती। अब देखते हैं हम लोग गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में, सप्त गंडकी, शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है।
यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच करीब 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली, गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। देखते हैं बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालोर, त्यूर, धनौती आदि है। अब देखते हैं हम लोग बागमती नदी। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह तिब्बत में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। देखते हैं कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां में अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि हैं। देखते हैं महानंदा। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर, मेची है। उसके बाद हम देखते हैं कर्मनासा नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास पठार बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख नदियाँ रिहंद, कन्हार एवं उत्तरी कोयल है। यानी प्रमुख सहायक नदियाँ में रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध यानी रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। नेक्स्ट है पुनपुन। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है।
नेक्स्ट है फल्गु। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु पद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, पटना शहर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे है। मोकामा जो है ये भी गंगा नदी के किनारे है। मुंगेर है ये भी गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर है ये भी गंगा नदी के किनारे है। बक्सर जो है ये गंगा नदी के किनारे है। छपरा जो है ये आपका घाघरा नदी के किनारे है। हाजीपुर जो है ये आपका गंडक नदी के किनारे है। सोनपुर है ये आपका गंडक नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। खगड़िया जो है ये आपका बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। समस्तीपुर ये भी बूढ़ी गंडक के किनारे है। दरभंगा ये आपका बागमती के किनारे है। गया जो है आपका फल्गु नदी के किनारे है। और फतुहा जो है ये पुनपुन और गंगा नदी के किनारे है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन एवं ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पहला है सोन नदी, दूसरा है गंडक नदी और तीसरा है कोसी नदी। पहले हम लोग देखते हैं सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। पहली है पूर्वी सोन नहर। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। दूसरी नहर है पश्चिमी सोन नहर। इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र जिसमें 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र जिसमें 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। एक पूर्वी गंडक नहर और दूसरा पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नदियों से उत्तर प्रदेश,
में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। हम देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है एवं पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि जिलों में सिंचाई होती है। अब हम लोग देखते हैं जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं। पहला है ककोलत जलप्रपात, जो कि आपका नवादा जिला में है। दुर्गावती जलप्रपात, ये रोहतास है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात, ये बक्सर जिला में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम, रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम, रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात, ये भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात, ये कैमूर में है। हम देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। जैसे कांवर झील, ये आपका बेगूसराय में है। गोगाबिल या घोघा झील, ये आपका कटिहार में है। कुशेश्वर झील, ये आपका दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील, ये आपका राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील, ये आप कैमूर में है। सिमरी झील, ये आपका सहरसा में है। जगतपुर झील, ये भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। देखते हैं बिहार की प्रमुख नहरें। त्रिवेणी नहर जो है ये आपका गंडक नदी में है, और तिरहुत ये भी गंडक में, और दोन ये आपका गंडक में। लाभान्वित क्षेत्र हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर एवं वैशाली। पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी दोनों और राजपुर, ये सभी तीनों जो हैं ये आपका कोसी नदी में है। पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल और पूर्णिया लाभान्वित हैं। पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी और सुपौल लाभान्वित हैं। राजपुर से सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लाभान्वित हैं। पूर्वी सोन एवं पश्चिमी सोन दोनों सोन नदी पे है, और ये पूर्वी सोन से औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना लाभान्वित है। गया, अरवल भी साथ में। पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर एवं बक्सर लाभान्वित है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, अवस्थिति एवं जलकुंड। देखिए पहला राजगीर में, तो राजगीर में आपका है ब्रह्मकुंड है, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। सप्तधारा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये सभी कहाँ हैं? ये आपके राजगीर में हैं। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड है, और गया में आपका एक अग्निकुंड है।
हम नेक्स्ट देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ, यानी बिहार की मिट्टी। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी एवं दक्षिण बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार में आपका पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी। दक्षिणी बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, करैल, केवाल मिट्टी भी बोला जाता है और लाल पीली यानी बलथर मिट्टी। उत्तरी बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं इसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तरी बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। दूसरा है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तीसरी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बांगर बोला जाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चीका यानी क्ले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट,
मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। अब हम देखते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटानागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़, जिसे करैल केवाल मिट्टी बोला जाता है। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। नेक्स्ट है लाल पीली, जिसको बलथर मिट्टी भी बोला जाता है। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। हम देखते हैं वन एवं वन्य जीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण यानी वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं
जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। देखते हैं बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। पहला है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। दूसरा है भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य। ये मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है गौतम बुद्ध पक्षी विहार। ये गया में है। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। ये बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। पांचवा है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ये रोहतास में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार। ये जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य, ये भी जमुई में है। ये 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पंत वन्यजीव अभयारण्य, यह नालंदा राजगीर में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 10वां है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। ये पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। 11वां है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। ये दरभंगा में है। 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। 12वां है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। ये भागलपुर में है। 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। और 13वां है बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ये वैशाली में है। हम देख लेते हैं बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में पब्लिश हुआ था। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में
वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण वर्ग वनावरण के अंतर्गत हैं 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84% है, और 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। वृक्षावरण जो है वो है 2,341 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 2.48% है, जो कि 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। और अगर कुल की बात करें तो 9,722 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत है 10.32%, और कुल वृद्धि जो है वह है 413 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर जिला में 1051.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है सबसे अधिक। पश्चिमी चंपारण सेकेंड 903.34 वर्ग किलोमीटर, और रोहतास थर्ड है 669.91 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम में अगर हम बात करते हैं तो शेखपुरा है 1.19 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड सबसे कम है अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर, और थर्ड है का जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक जो है वो कैमूर में है 31.56%। उसके बाद जमुई में है 21.34%। उसके बाद नवादा है 20.72%। सबसे कम में है शेखपुरा 0.17%। फिर है बक्सर 0.35%। फिर सिवान है 0.35%। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले, तो वनावरण में वृद्धि वाले जिले हैं बांका, जिसमें 16.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है, और जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और गया में 12.24 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण में नुकसान कैमूर का -4.83 वर्ग किलोमीटर की नुकसान हुआ है। सुपौल में -4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुआ है, और रोहतास में -2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी हुआ है। अन्य बिंदु से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में वृक्षावरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2,341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। पहला है वन का प्रकार, और 2021 में पहला अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता यानी कि 4.5% है, यानी कि 333 वर्ग किलोमीटर में। मध्यम सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता यानी कि 44.5% है, यानी कि 3,286 वर्ग किलोमीटर है। और खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता ये 51% है, यानी कि 3,762 किलोमीटर है। हम लोग देखते हैं आगे बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले यानी सबसे अधिक बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में यानी कि 249.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। मध्यम रूप से घने वन ये भी पश्चिमी चंपारण में
548.48 वर्ग किलोमीटर और खुले वन आपका कैमूर में 531.73 वर्ग किलोमीटर। 2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना। वन बहुत घने वन क्षेत्रफल 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, तो 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर रही एज इट इज। मध्यम रूप से घने वन 2019 में 3250 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर, इसमें वृद्धि हुआ है। खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर है और 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर है, इसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल हो गया 7306 वर्ग किलोमीटर 2019 में और 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। देखते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। अब हम देखते हैं बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बाढ़ बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 15 जिले आते हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर एवं कटिहार है। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 13 जिले आते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय एवं शेखपुरा आते हैं। बाढ़ आने के प्रमुख कारण हैं। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि। सूखा मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप
बिहार की भौगोलिक स्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया जाता है। जोन 5 जो अत्यधिक प्रबलता है आपका किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मधुबनी जिले हैं। जोन 4 मध्य प्रबलता वाले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान एवं शिवहर है। जोन 3 निम्न प्रबलता गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर एवं मुंगेर है। चक्रवात। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्ययोजना को लागू किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से अगला वीडियो जो होगा वो कंप्लीट इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें हम लोग बिहार का कंप्लीट इकोनॉमी देखेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।